स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य पर एक गहरी नज़र डालने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है, AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस एंड रिलैप्स के कुछ अंश। हाँ, और इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो अपने आप में एक पहेली जैसा है। ये कहती है कि 20वीं सदी एक ऐसा दौर था जहां इंसान ने टेक्नोलॉजी और साइंस पर तो गजब का कंट्रोल पा लिया, लेकिन साथ ही साथ नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर हम कहीं पीछे छूट गए। बिल्कुल, एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ पतन, और ये दोनों चीजें एक साथ चल रही थीं। वही तो आज हम इन्हीं धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि उस सदी के जो बड़े सामाजिक बदलाव थे उनका साहित्य पर क्या असर पड़ा, और ये भी कि साहित्य ने इन बदलावों को कैसे देखा, कैसे दिखाया और एक तरह से कैसे खुद इन्हें शेक दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस दुनिया से जिसे 20वीं सदी ने पीछे छोड़ दिया था, विक्टोरियन युग। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो एक मजबूती का एहसास होता है ना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पत्थर का बना हो। घर, संविधान, साम्राज्य, धर्म, एक स्थायीपन था, एक विश्वास कि ये चीजें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और लोग विशेषज्ञों की बात को बिना सवाल के मान लेते थे। सही बात है, वो एक भरोसे की दुनिया थी। अगर चर्च ने कुछ कहा तो वो ईश्वर का वचन था। और मजे की बात देखिए, जब डार्विन का सिद्धांत आया तो उसने कई लोगों के लिए ईश्वर की जगह ले ली, लेकिन वो जो मूल आदत थी ना, किसी एक अथॉरिटी को बिना सवाल के मान लेना, वो वैसी ही रही। सवाल पूछना सिस्टम का हिस्सा नहीं था। और फिर 20वीं सदी की सुबह होती है और जैसे कोई हथौड़ा लेकर इस पत्थर की इमारत को तोड़ने आ जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ आदतें छोड़ने जैसा नहीं था, ये तो पूरी सोच पर ही एक जबरदस्त हमला था। H.G. वेल्स ने कुछ कहा था इस बारे में, है ना? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। कहा कि दुनिया अब हमें एक स्थायी घर जैसी नहीं लगती, बल्कि घर बनाने की एक जगह जैसी लगती है, जहां हमने बस कुछ वक्त के लिए डेरा डाला हुआ है। कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ एक बहाव में है। वो जो चट्टान जैसी मजबूती थी, वो पैरों के नीचे से रेत की तरह खिसक रही थी। और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा चेहरा थे, या कहूँ सबसे बुलंद आवाज, बर्नार्ड शॉ। हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका तो एक ही मंत्र था, सवाल करो, हर चीज पर सवाल करो। मुझे उनके नाटक मेजर बारबरा का एक किरदार याद आता है, एंड्रो अंडरशाफ्ट। वो कहता है, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, ये अपने पुराने स्टीम इंजन तो कबाड़ में फेंक देती है, पर अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता से चिपकी रहती है। क्या कमाल की लाइन है। और शॉ के नाटक दर्शकों को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें असहज करने के लिए बने थे। वो चाहते थे कि लोग थिएटर से एक मुश्किल सवाल लेकर जाएं। और इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। कुछ लोगों के लिए ये ताजी हवा के झोंके की तरह था, आजादी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये भयानक था। क्यों? क्योंकि जब आप हर उस चीज पर सवाल उठाने लगते हैं जिस पर आपका विश्वास टिका था, तो एक खालीपन पैदा होता है। वॉर्ड ने इसे आध्यात्मिक शून्य कहा है। सब कुछ टूट गया तो अब माने किसे? अच्छा, तो इसी खालीपन में लेखकों ने अपने अपने रास्ते चुने होंगे। बिल्कुल, सब एक ही दिशा में तो नहीं गए। यहाँ दो बड़े खेमे बन गए। कौन कौन से? एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखक, जैसे खुद शॉ और H.G. वेल्स। उनका मानना था कला जीवन के लिए। कला जीवन के लिए मतलब कला का मकसद समाज को सुधारना है, उसे बेहतर बनाना है। फेबियन सोसाइटी खुद एक समाजवादी संस्था थी। अच्छा, तो ये वो लोग थे जो साहित्य को एक औजार की तरह देखते थे, समाज को ठीक करने का औजार। हाँ, और इसमें सिडनी और बीट्रिस वेब जैसे विचारकों का बड़ा हाथ था। वे उस वेलफेयर स्टेट के आर्किटेक्ट थे। उनका पूरा ध्यान समाज के बड़े समूहों पर था, गरीब, मजदूर। लेकिन इसका कोई अनचाहा नतीजा भी निकला। हाँ बिल्कुल, जब आप हर चीज को बड़े समूहों के नजरिए से देखने लगते हैं तो एक अकेले इंसान की अहमियत कम हो जाती है। वो व्यक्ति जो अनोखा है, सन की है, जो भीड़ की तरह नहीं सोचता, उसकी जगह नहीं बचती। व्यक्ति की पहचान गुम हो गई और उसकी जगह ले ली मास मैन ने, यानी भीड़ का एक चेहरा विहीन हिस्सा। ये तो बड़ा विरोधाभास है। समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में व्यक्ति ही कहीं खो गया। तो फिर दूसरा खेमा कौन था? वो था मशहूर ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर जैसे लेखक और बुद्धिजीवी थे। और ये फेबियन सोसाइटी के बिल्कुल उलट। उनके लिए कला का मकसद समाज सुधार नहीं था। उनके लिए जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य था कला, अच्छी गहरी बातचीत
और एक सभ्य सुंदर जीवन। एक तरह से कला कला के लिए मतलब एक तरफ वो जो कहते थे साहित्य को दुनिया बदलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो कहते थे साहित्य को सुंदर होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मोटे तौर पे हाँ, मोटे तौर पर यही ब्लूम्सबरी ग्रुप के लिए व्यक्तिगत रिश्ते, निजी भावनाएं ही सब कुछ थीं। इसी ग्रुप में एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत थी, जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स, अरे वो तो मशहूर अर्थशास्त्री थे। वो इस आर्टिस्टिक ग्रुप में क्या कर रहे थे? यही तो मजेदार बात है। कीन्स एक शानदार अर्थशास्त्री होने के साथ साथ कला के बड़े प्रेमी और ब्लूम्सबरी ग्रुप के अहम सदस्य थे। अच्छा। और यहीं पर प्रोग्रेस और रिलैप्स का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। पहले विश्व युद्ध के बाद कीन्स ने एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। इस किताब में उन्होंने वर्साए संधि की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें जर्मनी पर बहुत भारी हर्जाना लगाया गया था। कीन्स ने तर्क दिया कि ये जर्मनी को बर्बाद कर देगा और नतीजा भयानक होगा। और उनका कहना सही साबित हुआ। बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि उनकी किताब जर्मनी में बहुत पॉपुलर हो गई और इसने वहां के लोगों में बदले की भावना को और भड़का दिया। ओहो। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस किताब ने अनजाने में हिटलर के उदय के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी। तो सोचिए। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो एक तरफ समाज के लिए लिखने वाले, दूसरी तरफ कला के लिए। लेकिन फिर 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने साहित्य की दुनिया में एक दीवार ही खड़ी कर दी। 1922 एक मील का पत्थर है। उस साल 2 किताबें आईं, जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। और इन किताबों ने क्या किया? वॉर्ड लिखते हैं कि इन किताबों के साथ साहित्य संचार के राजपथ को छोड़कर एक गूढ़ किले में सिमट गया। मतलब साहित्य आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। हाँ, इनसे पहले हार्डी या किपलिंग जैसे लेखकों को एक औसत पढ़ा लिखा इंसान भी पढ़ता था, एंजॉय करता था। पर जॉयस और एलियट के साथ ऐसा नहीं था। क्यों? उनका साहित्य मुश्किल था? बहुत मुश्किल, बहुत जटिल, और इसमें एक तरह का कह सकते हैं बौद्धिक अहंकार भी था। जॉयस के एक दोस्त ने लिखा कि जॉयस ने बौद्धिक सत्ता को मानसिक अधोलोक की भीड़ के सामने कभी धोखा नहीं दिया। यानी उन्होंने आम पाठकों के लिए अपनी कला का स्तर कभी नीचे नहीं गिराया। कभी नहीं। और एलियट तो और भी साफ थे। उनका मानना था कि एक खाई है, एक तरफ वो कविता है जो सिर्फ एक छोटे पढ़े लिखे वर्ग को ही अपील कर सकती है, और दूसरी तरफ जीवन है, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। इसी से लेखक और आम पाठक के बीच एक दूरी पैदा हो गई। हाँ, जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन ये जो बौद्धिक अहंकार की बात है, इसमें कभी कभी आलोचक भी तो जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल लेते हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा है इसी सोर्स में। आप प्रोफेसर विलियम एम्सन वाले किस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। प्रोफेसर एम्सन ने टी.एस. एलियट की कविता का बड़ा गहरा विश्लेषण लिखा, और बाद में पता चला कि वो पूरा का पूरा विश्लेषण एक प्रिंटिंग की गलती पर आधारित था। प्रिंटर ने बस एक कॉमा और फुल स्टॉप की जगह बदल दी थी। हाँ, और प्रोफेसर साहब ने उसी गलती को कवि की असाधारण प्रतिभा मानकर उसकी व्याख्या कर डाली। यही तो, ये दिखाता है कि चीजें कितनी जटिल और कभी-कभी हास्यास्पद हो सकती हैं। सही बात है। ये अकादमिक आलोचना के खतरों का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और अब वेलफेयर स्टेट का सपना साकार हो रहा है। सबको लगा होगा कि अब यूटोपिया आ गया। पर ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। एक अजीब सी बेचैनी, उदासी और असंतोष का माहौल बन गया। ऐसा क्यों? अपराध और वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं, जिन्हें हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वे समृद्धि आने के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लोगों को एहसास हुआ कि पुराना मालिक तो चला गया, लेकिन जो नया मालिक आया है, यानी राज्य, वो भी उतना ही दूर और उदासीन है। सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन जीवन का उद्देश्य कहीं खो गया। बिल्कुल, और उस खालीपन को भरने के लिए 2 चीजें हुईं। पहली, उपभोक्तावाद का जबरदस्त उदय हुआ। अपने पड़ोसियों से आगे निकलने की होड़। वही, मेरे पास बड़ी कार, बड़ा घर, नया टीवी होना चाहिए। और इस आग में घी डालने का काम किया विज्ञापनों ने। विज्ञापनों ने कैसे? विज्ञापन अब सिर्फ आपको सामान के बारे में नहीं बता रहे थे, वो डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। वो आपको बियर नहीं, दोस्ती बेच रहे थे। वो आपको चॉकलेट नहीं, प्यार बेच रहे थे। हर चीज को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जा रहा था। हाँ, ताकि आप उस खालीपन को इन चीजों से भर सकें। और दूसरा रिएक्शन क्या था? दूसरा रिएक्शन था विद्रोह, खासकर युवाओं का। अच्छा, बीटनिक्स कहा गया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने समाज को देखा और कहा,
ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। तो इनकी पहचान क्या थी? ये करते क्या थे? इनकी पहचान थी फटी हुई जीन्स, ढीले ढाले स्वेटर और समाज के हर नियम के प्रति एक गहरा तिरस्कार। उनके लिए मेहनत करना, पैसे कमाना, ये सब बेवकूफ़ी थी। जैक केरुएक का उपन्यास ऑन द रोड इसी पीढ़ी का प्रतीक बना है ना? बिल्कुल, वही उनका घोषणा पत्र था। तो एक तरफ उपभोक्तावाद में डूबे लोग थे और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़कर निकल जाने वाले बीटनिक्स। हाँ, और ये दोनों ही उस आध्यात्मिक शून्य की पैदाइश थे। ये सत्ता के प्रति तिरस्कार की एक बड़ी लहर का हिस्सा था। अब किसी भी तरह की अथॉरिटी का सम्मान नहीं बचा था। और व्यंग्य का क्या हुआ? व्यंग्य भी अपनी धार खो चुका था। पहले उसका मकसद सुधारना होता था, अब वो सिर्फ मजाक उड़ाने और नीचा दिखाने का एक जरिया बन गया था। विक्टोरियन युग की शालीनता की जगह अब हर चीज के सार्वजनिक प्रदर्शन ने ले ली थी। तो अगर हम इस पूरी सदी की यात्रा को देखें, विक्टोरियन युग के विश्वास के टूटने से लेकर लेखकों के वैचारिक संघर्ष तक और फिर युद्ध के बाद की दुनिया में जन्मी ये संस्कृति, ये वाकई तरक्की और पतन की एक मिलीजुली कहानी है। बिल्कुल, हर कदम आगे बढ़ने की एक कीमत चुकानी पड़ी। हमने पुरानी जंजीरें तोड़ी, लेकिन खुद को एक नए तरह के खालीपन में पाया। हमने भौतिक आराम हासिल किया, लेकिन शायद अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। स्रोत के अंत में लेखक ने एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता जताई है। वो कहते हैं कि इस नए मीडिया संतृप्त युग में प्रतिष्ठा हासिल करना और खोना बहुत आसान हो गया है। हाँ, और यहीं हम आज के सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये टेक्स्ट एक ऐसे समाज के खतरों के बारे में चेतावनी देता है जो शिल्प कौशल, अधिकार और शालीनता का सम्मान खो रहा है। अगर हम आज अपने सोशल मीडिया, तुरंत मिलने वाली प्रसिद्धि और निरंतर सार्वजनिक प्रदर्शन के युग को देखें, तो क्या हम उन्हीं प्रवृत्तियों का एक और तेज संस्करण नहीं देख रहे हैं? क्या वो आध्यात्मिक शून्य और सत्ता के प्रति तिरस्कार अब हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं बन गए हैं?